हेलो फ्रेंड्स, संस्कार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि हमने शुरुआत की थी आर्टिकल्स की। आर्टिकल 1 से 4 तक पार्ट 1 में किस तरह से भारत के संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है उसकी हमने विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों, आज हम जानते हैं और कौन से एस्पेक्ट हैं जो हमें संघ और राज्य क्षेत्र के संबंध में जान लेने चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन के ड्यूरिंग हम उन बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस संबंध में सबसे पहले मैं बात करूंगा बेरूबाड़ी यूनियन कैस की। क्या है दोस्तों बेरूबाड़ी यूनियनवाद? बेरूबाड़ी यूनियनवाद। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बेरूबाड़ी एक जगह का नाम है। बेरूबाड़ी एक जगह का नाम है। कहां पे है ये? आपकी वेस्ट बंगाल के पास में जो जलपाईगुड़ी है वहां पे अवस्थित है, यानी कि वर्तमान में ये बांग्लादेश का भाग है। वर्तमान में ये बांग्लादेश का भाग है। इससे पहले दोस्तों ये पूर्वी पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, यानी कि आज का जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण भारत में बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। दोस्तों, जब सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के सीमा का बंटवारा किया था, उसी समय से बेरूबाड़ी एक विवाद का विषय बन गया था, क्योंकि बेरूबाड़ी कुछ दरअसल इस तरह से है दोस्तों, इसका कुछ एरिया पाकिस्तान में चला गया था और कुछ एरिया इंडिया में रह गया था। दरअसल वो एरिया पाकिस्तान में जाना चाहिए था, पर गलती से उसका कुछ भाग इंडिया में रह जाता है। जब से भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद से पाकिस्तान की ये डिमांड है कि हमारा जो बेरूबाड़ी कस्बा है हमें वापस लौटा दिया जाए। तो इसके चलते दोस्तों ये बात बनती है आपकी 1958 में। 1958 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नून के मध्य नेहरू नून एग्रीमेंट होता है, यानी कि नेहरू नून समझौता होता है। नेहरू नून समझौते के तहत दोस्तों, यानी कि हम बेरूबाड़ी नामक का जो जगह है वो पाकिस्तान को दे देते हैं। यानी कि किसको दे दिया जाता है? पाकिस्तान को दे दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं कि आर्टिकल 143 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से सुझाव मांग सकता है, न्यायिक सलाह मांग सकता है। तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर्टिकल 143 के तहत भारत की जुडिशरी से एक एडवाइस मांगते हैं कि क्या एक एग्रीमेंट के तहत अपनी टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं क्या? ऐसा सुझाव मांगते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस समय दोस्तों हमारी जो जुडिशरी होती है वो कुछ डिसीजन देती है और वो जो निर्णय होते हैं वो हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित एक नई इंटरप्रिटेशन करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा था कि आर्टिकल 2 भारत की संसद को पावर देती है कि वो कोई भी एरिया भारत के राज्य क्षेत्र में मिला सकती हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि आप विद इन दी एरिया आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये कहीं नहीं स्पष्ट था कि हम अपनी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं क्या। तो ये पहली बार मामला आया था और नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत हमने दे भी दिया था। तो भारत की न्यायपालिका कहती है कि हम अपनी कोई भी टेरिटरी एक समझौते के तहत किसी भी विदेश कंट्री को नहीं दे सकते। ये कहता है समझौते के आधार पे नहीं दे सकते। तो कैसे देंगे? तो ये कहता है कि आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के बावजूद ही आप किसी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे सकते हो। दैट्स व्हाई दोस्तों ये नेहरू नून एग्रीमेंट खारिज हो जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 किया जाता है, जिसके तहत हम बेरूबाड़ी कस्बे को पाकिस्तान को सौंप देते हैं। ये तो मामला था दोस्तों हमारे बेरूबाड़ी यूनियन कैसे रिगार्डिंग। इसके बाद में भारत की जुडिशरी कहती है कि यदि आप सीमा विवाद का निस्तारण करते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, बशर्त आप अपनी टेरिटरी का कोई भी पार्ट फॉरेन कंट्री को नहीं देने चाहिए। यानी कि जब भी फॉरेन कंट्री को कोई भी अपना पार्ट देते हैं तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमको करना ही करना पड़ेगा। इसी से संबंध में दोस्तों हम एक करंट इवेंट की बात करते हैं। हमारी भारत की संसद में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 किया गया था, यानी कि 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत हमने भारत तथा बांग्लादेश के सीमा विवाद निस्तारण का हल किया था तथा कुछ एनक्लेव एक्सचेंज किए थे, यानी कि कुछ इंडिया से बांग्लादेश में गए थे तथा कुछ बांग्लादेश से इंडिया में लिए थे। यानी कि भारत बांग्लादेश एनक्लेव एक्सचेंज, एनक्लेव एक्सचेंज
ये हमने एनक्लेव एक्सचेंज किया था और हमें क्या करना पड़ा था, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था, क्योंकि इससे संबंध में भारत की जुडिशरी पहले ही क्लियर कर चुकी है, यदि अपना कोई भी एरिया फॉरेन कंट्री को दोगे तो आपको संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा, एक एग्रीमेंट के तहत आप इसको नहीं दे सकते हो। साथ ही इन्होंने कहा था सीमा विवाद का निस्तारण करते हो तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बशर्त आप अपना कोई भी एरिया फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये तो था दोस्तों हमारा बेरूबाड़ी यूनियन केस। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो जाता है तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। हमारे पास में देसी रियासत हैं, प्रांत हैं, छोटे ब्रिटिश राज्य हैं, उसके साथ में हमारे पास में चीफ कमिश्नरी एरिया है। तो किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, किस तरह से राज्यों का निर्धारण किया जाए, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जो हमने किया था, हमने 7वें भाग में, यानी कि जो हमारा 7वां भाग है संविधान का, उसके तहत हमने किस तरह का फॉर्मेट अपनाया था और उसके बाद में हमने इससे संबंधित क्या परिवर्तन किए उसकी बात करते हैं। दोस्तों 7वें भाग में कहते हैं कि A, B, C और D श्रेणी के राज्य होंगे। क्या होंगे दोस्तों? A, B, C, D श्रेणी के राज्य होंगे, जो कि हमने कहां पे दे दिए थे, 7वें भाग में सम्मिलित कर दिए थे। किस तरह से इनको रखा था उनकी बात करते हैं। इनमें हमने रखा था जो हमारे बड़े प्रांत हैं, यानी कि 9 बड़े प्रांत हैं, उनको हमने रख दिया था भाग ए में, और उनके साथ में 216 टाइप की देसी रियासतों को भी हमने शामिल कर लिया था। इसके बाद में दोस्तों जो आपका बी पार्ट है, इसमें छोटे ब्रिटिश राज्य, यानी कि जो छोटे राज्य प्लस 275 टाइप की देसी रियासतों को हमने इसमें डाल दिया था, और उसके बाद में कुछ एक देसी रियासतों को हमने, और जो चीफ कमिश्नरी एरिया टाइप के जो हुआ करते थे उसको हमने सी में डाल दिया था। और दोस्तों डी में हमने डाला था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और हमने कहा था यदि कोई भी टेरिटरी को हम ऑक्यूपाइड कर लेंगे, जीत लेंगे, अर्जित प्रदेश जो भी होगा उसको हम कहां पे डाल देंगे, ये हमने डाल देंगे डी में। इस तरह का फॉर्मेट हमने अपनाया था जब भारत आजाद हो गया था, और हमने सारे चीजों को इस तरह से समाहित कर दिया था भाग 7 के तहत। दोस्तों ये जो भी हमने प्रोविजन किया था वो हमने टेम्परेरी प्रोविजन किया था, हमें स्थायी सॉल्यूशन चाहिए था कि किस तरह से इनका पुनर्गठन किया जाए। इससे संबंध में दोस्तों मैं बात करता हूं 1947 की, यानी कि नवंबर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। दोस्तों ध्यान दें, इनकी जो अध्यक्षता दी थी वो दी थी न्यायमूर्ति एस.के. धर को, न्यायमूर्ति एस.के. धर को इसकी अध्यक्षता दी थी। और तो दोस्तों ये धर आयोग के नाम से फेमस हुआ था इतिहास में, यानी कि धर कमीशन के नाम से ये इतिहास में जाना गया था। इसके सामने 2 ऑप्शन रखे गए थे कि हमारे जो राज्यों का पुनर्गठन किस बेस पे किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पे किया जाना चाहिए, या फिर हमारा प्रशासनिक दृष्टि से किया जाए, या फिर हमारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया जाए, या फिर हमारा प्रशासनिक सुविधा अनुसार किया जाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो जो धर आयोग की जो रिपोर्ट आती है, धर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है तथा प्रशासनिक सुविधा अनुसार हमें अपने राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जैसे दोस्तों धर आयोग की रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है, तो देश में सभी चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो इससे संबंधित जो लोगों का आंदोलन था वो और तेज हो जाता है तथा वो अपनी डिमांड करते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसी मद्देनजर दोस्तों जेवीपी कमेटी बिठाई जाती है, ये कांग्रेस के द्वारा बिठाई जाती है दोस्तों। जेवीपी कमेटी, जेवीपी समिति के नाम से फेमस हुई थी। देखो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों लोग जेवीपी कमेटी के नाम से जाने गए थे। दोस्तों जेवीपी कमेटी को बिठाया जाता है दिसंबर 1948 में तथा ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं अप्रैल 1949 को।
अपनी रिपोर्ट में क्या चीज बताते हैं, ये भी वही बात को दोहराते हैं जो आपके धर आयोग ने दोहराई थी। क्या बताते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है तथा प्रशासनिक सुविधानुसार हमें राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। दोस्तों ये जैसे ही बोलते हैं तो उसके बाद में आंदोलन और तीव्र हो जाता है। ओके दोस्तों, अब मैं बात करता हूं उस हिस्टोरिक इवेंट की, यानी कि 15 दिसंबर 1952 की। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद में पोटी श्री रामल्लू तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए देहांत हो जाता है। दोस्तों इनका कहना था कि जो मद्रास राज्य है उसमें तमिल भाषी और तेलुगु भाषी दो भाषी इसमें लोग रहते हैं, तो इनकी डिमांड थी कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य का गठन किया जाना चाहिए। और इसी दौरान इनकी 56 दिन के बाद में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जैसे ही पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है, सरकार को विवश होना पड़ा तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश का गठन करने के लिए, और भाषा के आधार पे पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया, जो कि मद्रास से अलग होकर बना था। मद्रास में अब तमिल भाषी रह गए थे तथा तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य अस्तित्व में आया। दोस्तों जैसे ही इसकी बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो पूरे देश में फिर से वो आंदोलन तेज हो जाता है, जिसमें आपके गुजराती हैं, मराठी हैं, कन्नड़ हैं, मलयाली हैं, हिंदी हैं और पंजाबी हैं, ये भी अपने भाषा के आधार पे अलग राज्य की मांग शुरुआत से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों भाषा के आधार पे किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, सरकार को फिर से विवश होना पड़ता है एक और कमीशन लाने के लिए, जो जाना जाता है फजल अली कमीशन के नाम से। अब मैं बात करता हूं दोस्तों फजल अली कमीशन, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इनके बाद में दो और सदस्य इसमें हुआ करते थे, KM पणिकर, और अगला जो व्यक्ति था वो था HN कुंजरू, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू। ये दोस्तों 3 इसमें मेंबर हुआ करते थे और ये फजल अली कमीशन के नाम से विख्यात हुआ था। दोस्तों इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन संभव, ये कहता है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव, ये कहते हैं, लेकिन क्या लेकिन डाला है इसमें, ये कहते हैं एक भाषा एक राज्य, ये संभव नहीं है। भाषा के आधार को वरीयता दी जाएगी, लेकिन आप चाहेंगे कि प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग राज्य बन जाए या फिर एक भाषा एक राज्य बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब भी आप राज्य का गठन करोगे उसमें आप वित्तीय, सामरिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखोगे, तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण को वरीयता, यानी कि इनको आप वरीयता दोगे। ये नहीं है कि आपने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया और आपको सामरिक दृष्टि से नुकसान हो रहा है, वित्तीय दृष्टि से नुकसान हो रहा है, या फिर आप फाइनेंशियल दृष्टि से या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से इसमें फेल्योर हो रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वित्तीय, सामरिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण को वरीयता दी जाएगी। तथा इन्होंने कहा था जो हमारा वर्तमान में ABCD प्रकार का जो आपका फॉर्मेट चल रहा है उसको समाप्त कर देना चाहिए तथा उसकी जगह 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर देना चाहिए। ये जो सिफारिश की थी वो की थी फजल अली कमीशन ने। तो दोस्तों ध्यान दें, फजल अली कमीशन की सिफारिश के बाद में ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव होता है तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया जाता है तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम
तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया जाता है, जिसके तहत दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। कितना दोस्तों? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है, जो आगे चल के वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अस्तित्व के रूप में आते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से हमारे 14 राज्य बने थे और कौन से 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, कैसे 14 राज्यों से आगे नए राज्यों का गठन किया जाता है, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वायरी हो, यू आर मोस्ट वेलकम एट माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों।